91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज के हित में भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहां से लेकर आते रहते हैं, जो कि समुदाय के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी कई मामलों में लाभदायक होते हैं। तो ऐसे ही एक सीरीज के साथ हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं। साइबर सक्षम ये सीरीज का नाम है और इस सीरीज में हम बात करते हैं साइबर अपराधों और उनसे अपने बचाव के जरियों के लिए। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से युगल पाठक, जो कि साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कई विभाग जैसे इनकम टैक्स, पुलिस, सीबीआई और सीडीटीआई के साथ भी काम किया है और फिलहाल अभी उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर कंसल्टेंट। युगल पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में एक बार फिर से। धन्यवाद। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर, और इसमें हमने बात की थी डायरेक्ट फ्रॉड कैसे होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाता है। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के इनडायरेक्ट फॉर्मेट के बारे में कि ये क्या है और इनसे कैसे अपना बचाव किया जाए। तो युगल पाठक, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के डायरेक्ट मेथड्स पर हम पहले बात कर चुके थे, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो इनडायरेक्ट फॉर्मेट होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के, वो क्या होते हैं और किस तरह के ये हमें प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के इनडायरेक्ट तरीकों के बारे में, तो जैसा कि आप अगर देखें तो मैट्रिमनी फ्रॉड्स हैं। जैसे कि कई बार शादियों के लिए लड़कों को देखा जाता है और कई वेबसाइट में इनकी लिस्टिंग भी होती है। कुछ समय में आप जब उनसे शादी की बात करते हैं तो दहेज वगैरह ले लिया जाता है और बाद में शादी के लिए मना कर दिया जाता है, पता चला ये फ्रॉड है, इस तरह के। दूसरा, अगर आपसे बात करूं तो होता है पासपोर्ट या कस्टम रिलेटेड फ्रॉड, जिसमें आप किससे कोई दोस्ती करेगा और उसके बाद आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया जाएगा। तीसरे तरह का अगर हम देखें तो लॉटरी से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स आते हैं, केबीसी वगैरह के हमें कई मैसेज आते हैं, ये आपका होता है। चौथे, अगर इसके रूप की हम बात करें तो इसमें आपका होता है लोनिंग, या फिर किसी के अकाउंट से लोन ले लेना और उसके नाम पे फर्जी अकाउंट खोल देना, ये सब कुछ। पांचवा, अगर इसके हम तरीके की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी को आपने परेशान किया, उसकी कोई निजी वीडियो ले ली और उसके बाद उसको हम वो किया। छठा होता है साइबर डिफेमेशन, जिसके अंदर मान लीजिए कोई लड़की आपसे दोस्ती करेगी, ये बेसिकली सेक्सटॉर्शन होता है, जिसमें आपसे दोस्ती करेगी, फिर वो आपके साथ कुछ अपरिहार्य कार्य करेगी और उसके बाद फिर वो आपकी रिकॉर्डिंग को कहीं शेयर करने, कहीं बांटने की आपको धमकी दे करके आपसे पैसे लेगी। तो ये अलग अलग तरह के फ्रॉड हैं जो आपके इनडायरेक्ट साइबर फ्रॉड में आते हैं। और इसी सीरीज में सबसे एक इम्पॉर्टेंट आजकल आता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फ्रॉड। क्रिप्टो करेंसी एक नई तरह की करेंसी है जो आजकल आई हुई है और इसके ज़रिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फ्रॉड्स होते हैं, जिसका आतंकवाद, साइबर आतंकवाद में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, और मैट्रिमोनी, पासपोर्ट, कस्टम, लॉटरी, लोनिंग, साइबर बुलिंग, साइबर डिफेमेशन और क्रिप्टो करेंसी, तो ये सब क्या हैं और इनसे अपना बचाव कैसे करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो लेते हैं शुरू से, पहले बात करते हैं मैट्रिमोनी के बारे में कि आखिर मैट्रिमोनी साइट से किस तरीके से ये फ्रॉड, यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए। और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ अगर इन सभी तरीकों के फाइनेंशियल फ्रॉड्स का अगर कोई एग्जांपल भी हमारे दोस्तों तक पहुंच सके तो और बेहतर रहेगा। तो देखिए अनिल जी, अगर हम बात करते हैं मैट्रिमोनी फ्रॉड की, मैट्रिमोनी का मतलब होता है शादी विवाह से संबंधित कोई भी कार्य। मैट्रिमोनी फ्रॉड में क्या होता है, जैसे कि आजकल हमने देखा है कि लड़कियों को रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। अखबारों में ऐड पहले निकाले जाते थे पर वो तरीका पुराना हो चुका है, अब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो आजकल आप देखेंगे शादी.com, जीवनसाथी.com, कई वेबसाइट्स आ गई हैं जिनमें आप ऑनलाइन अपना रिश्ता पोस्ट करो, आपको मिनटों के अंदर हज़ारों रिक्वेस्ट आ जाएंगी, अपना मनचाहा वन चुनिए और शादी करिए। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए मैं जैसे युगल पाठक हूँ, मैंने एक यूवी फर्नांडिस करके एक आईडी बनाई, उसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि मैं एनआरआई हूँ अमेरिका का। खासकर ये आपने देखा होगा जैसे पंजाबी लोग हैं और जो
कि गुजराती लोग हैं, कई लोगों में इनमें विदेश में शादी करने का बहुत होता है कि एनआरआई बन के बाहर जाएं, दुबई से शादी करें, बाहर शादी करें। तो मैंने उसमें यूवी फर्नांडिस करके आईडी बनाई। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में काम कर रहा हूँ। अमेरिका में मेरा बड़ा सा बिजनेस है, सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, गाड़ी वाड़ी, उसमें सब फोटो डली हुई है। मेरे पिताजी भी बन गए, मेरी माता जी भी बन गई। मान लीजिए कि मैंने आईडी बनाई, और आईडी बना करके अब मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अब क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ तो लड़की वाले आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाएंगे, अमेरिका तो आएंगे नहीं वो लोग, ना ही उनका कोई अमेरिका में यूजुअली कोई रिश्तेदार होगा। होगा तो मुझे बता देंगे, मैं उसके लिए भी तरकीब सोच लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर उनसे बात करके उनको बोलूँगा कि सर मैं आ रहा हूँ शादी करने के लिए, और मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ ने मुझे कोई दिक्कत हो रही है। तो मान लीजिए मुझे पासपोर्ट ऑफिस में पकड़ लिया है, या मुझे मना कर दिया है, मेरा करेंसी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, इस तरह से मैं उनसे पैसा लेता हूँ। दूसरा, मान लीजिए मैं इंडिया आ भी गया, आ करके मैंने शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, क्योंकि लड़का तो ओरिजिनल है। अब ये तो लड़की वाले तो देखेंगे नहीं कि भाई अपना पासपोर्ट दिखाओ, आप यूएस के हो या नहीं हो, बोलने पे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो शादी हो गई, शादी के बाद लड़की वालों ने जैसे ही दहेज दिया, और अगले दिन उनने बोला कि हम लोग चलेंगे, अगले दिन होटल से लड़के वाले गायब। आप जब पता करेंगे तो लड़के वाले तो कोई यूएस के थे ही नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। अगले दिन शादी.com पे, जीवन साथी पे भी वो प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी। तो आपका पूरा पैसा गया, और इस तरह से आपके साथ मैट्रिमोनी फ्रॉड हो गया। कई बार दुल्हनें भी ऐसा करती हैं कि नकली दुल्हनें आती हैं और शादी करके वो चली जाती हैं, जैसे कि इस पर शायद एक मूवी भी आई थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन एक इस पे मूवी आई थी जिसमें लड़की को धोखा दे के शादी करके वहाँ से भाग जाती है। तो ये इस तरह के मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स होते हैं। तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपने समझाया कि मैट्रिमोनी फ्रॉड्स क्या हैं, और इनसे बचाव के लिए भी ये हो सकता है कि जब भी अगर कभी हम कहीं रिश्ता जोड़ें, तो सीधी सी बात है, वेरिफिकेशन उनकी ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और अगर जहां आप वेरिफिकेशन ना कर पाएँ तो शायद ऐसी जगहों से रिश्ता ना जोड़ें। रिश्ता ना ही जोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। जी। तो अब इसके अलावा बात करते हैं पासपोर्ट, कस्टम, ये फ्रॉड्स किस तरीके से होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए। देखिए, मान लीजिए कई बार जवान लड़कों को या धेड़ उम्र के लोगों को भी रिक्वेस्ट आती है किसी बढ़िया सी परी की, जो फ्रांस की है, रशिया की है। वो बोलती है मैं इंडिया आना चाहती हूँ, मुझे अब बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, मैं आपके साथ ये करूँगी वो करूँगी, 5 स्टार में 5 दिन रहेंगे, सारे मज़े करेंगे। वो बोलती है मैं इंडिया आ रही हूँ, वो बोली कि मैं इंडिया आ गई हूँ, एयरपोर्ट पे पहुँच गई हूँ, मेरा जो कस्टम का सामान है, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट ला रही थी, वो गिफ्ट इन्हें लाने से मना कर दिया। कस्टम वाले मुझे रोक रहे हैं, बोले इतना फ़ाइन भरो। अब मेरे पास तो अमेरिकन या फ्रेंच करेंसी में पैसा है, तो मैं कैसे उनको पे करूँ। आप एक काम करो, 5 लाख रुपए कस्टम वालों को भेज दो अभी, मैं जब होंगी तो कन्वर्ट करके आपको दे दूंगी। 5 लाख रुपए मेरे लिए तो बहुत कम अमाउंट है। तो आप क्या करोगे, फटाफट 5 लाख रुपए दे दोगे, बाद में पता चलेगा ना कोई कस्टम था, ना वो एयरपोर्ट पे आई कभी, ना कोई एक्सचेंज था, बेसिकली आपके साथ इस तरह से फ्रॉड हो गया। जिस मासूम के पास ये 5 लाख हो ही ना, वो क्या करेगा? जाहिर सी जिसके बात है, वो तो रिश्ता ही तोड़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास भी कोई बात नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, कुछ भी, जितना भी हो आपसे लूट के रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इनसे बचाव के लिए है कि कभी भी ऑनलाइन दोस्ती ना करें, दोस्ती करनी तो ऑफलाइन करें। आपको कोई भी अगर कार्य भी करने हैं ऐसे, आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लोगों से ऑफलाइन मिलें, उसके लिए भी अलग अलग स्थान है। परंतु यह है कि हाँ, आप ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें, वो भी विदेशी लड़कियों से। चाहे लड़की हो या लड़का, लेकिन जो इस तरीके की ऑनलाइन दोस्ती होती है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक आपके लिए साबित हो सकती है, तो सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं लॉटरी की। तो लॉटरी किस तरीके से इनडायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड में आती है? देखिए, पहले तो क्या होता था, आपको एक मैसेज आता था केबीसी में आपकी लॉटरी निकल गई है, जिसमें बहुत सारे आइकन्स लगे होते थे। अब समझ में आ जाता था इसमें व्हाट्सएप भी दिख रहा है, एसबीआई भी दिख रहा है, केबीसी भी दिख रहा है, जी टीवी भी दिख रहा है, इसमें 6-7 बैंक दिख रहे हैं, तो समझ में आता था नकली है। आजकल एक बहुत नया अच्छा तरीका आया है। आपके घर पे एक कुरियर आएगा, उसके अंदर से एक लेटर निकलेगा मिंत्रा का। आपने मिंत्रा में इतने का कूपन जीता है, कूपन कोड भी होगा, जिसको आप अपने अंगूठे के नाखून से स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच भी हो जाएगा, उसके अंदर कोड भी आ जाएगा। फिर नीचे से एक वेबसाइट दी रहेगी, जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिंत्रा की तरह ही होगी। फ़र्क बस क्या होगा, Myntra.com MYNTRA है, उसमें MYNATRA हो जाएगा। तो लोग इतना ए एक छोटे से लेटर पे ध्यान नहीं देते हैं, लोग को मिंत्रा ही लगेगा। लोग मिंत्रा पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ओरिजिनल वेबसाइट जैसी ही दिखेगी, वहाँ पे आप कोड डालेंगे तो कोड भी आएगा। वहाँ पे क्या होता है, आपको अकाउंट में अगर पैसा चाहिए तो अपने अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ती है कहीं भी, जाहिर सी बात है। तो वो आपसे अकाउंट की डिटेल में नॉर्मल अकाउंट नंबर मांगेंगे, आईएफएससी कोड मांगेंगे, और वो वहाँ पे आपसे आपकी यूपीआई आईडी और पिन भी मांग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आपसे पिन भी मांगेंगे, सिर्फ यूपीआई आईडी नहीं मांगेंगे, आप पिन भी डाल देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, आपकी डिटेल्स उनके पास गई, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे निकल गए और काम खत्म। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन ही आता था तो हमें भरोसा हो जाता था कि व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन आ रहा है। अब क्या हो रहा है, बाई पोस्ट आपके घर में मिंत्रा का लेटर आएगा, जिसमें ओरिजिनल मिंत्रा ही सब कुछ छपा होगा, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगे हुएगा, और कूपन स्क्रैच भी आप कर पाएंगे। तो लोगों को एकदम से शक नहीं होता है, ना ही कोई कॉल करेगा आपको। आपको कॉल भी नहीं कर रहा है, कॉल करके कोई मांग रहा है तो लोग को लगता है कि कॉल में हम नहीं बताएंगे पिन। वहाँ पे तो प्रॉपर वेबसाइट है, आपको वेबसाइट में डालना है, ये है। और दूसरा इसी का तरीका ये है कि वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा एक अमेज़न का कूपन खरीदने के लिए। वो अमेज़न का कूपन जब आप खरीदेंगे वहाँ पे कहा जाएगा कि आपका जो मिंत्रा का है, मिंत्रा का आपका अमेज़न के कूपन के थ्रू आपको मिलेगा। लोग सोचते हैं चलो अमेज़न का कूपन मिल रहा है, अच्छी बात है। बट वो अमेज़न का कूपन का पैसा आपके ही अकाउंट से कटेगा, क्योंकि आप ही वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डाल दें, और वो कूपन को तुरंत वो लोग अवेल कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने का क्या ज़रिया हो सकता है बचने का कि ये तरीका है कि आपको कोई भी अगर लेटर आए कहीं से भी, या कुछ भी ऐसा अगर आपको आए कि आपकी लॉटरी लगी है, तुरंत उस कंपनी को कॉल करें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉड है जो मैं इसमें बताना भूल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लोग अक्सर गूगल से नंबर ढूंढ करके निकालते हैं कंपनीज के, जैसे फ्लिपकार्ट का नंबर गूगल से निकाला, कॉल किया, वो बोलते हैं बस सर हमें 2 मिनट एनीडेस्क की एक्सेस दीजिए, आपका अभी सही कर देंगे। एनीडेस्क से वो बस आपका तुरंत सारे बैंक की डिटेल्स फ़ोन से देखेंगे आपसे ट्रांजैक्शन करवाते हुए, और आपका पैसा निकल जाएगा। तो कभी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से सर्च ना करें, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में जाके सर्च करें। नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी नज़दीकी अपने पढ़े लिखे इंसान से जिसको इसकी जानकारी हो उससे नॉलेज ले सकते हैं। पर कभी भी गूगल में डायरेक्टली सर्च ना करें, उसमें सारे फ्रॉड्स होते हैं जिन्होंने अपने नंबर कंपनी के नाम पे डाले होते हैं। जी, अभी आपने बात की कि वेबसाइट से हम नंबर लें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हम नंबर लें। तो अभी कुछ देर पहले जैसे आपने एक बात कही थी कि फेक वेबसाइट्स होती हैं, उनका भी इंटरफेस लगभग रियल वेबसाइट्स की ही तरह होता है। तो उसमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है कि कौन सी फेक है देखिए, और जो कौन। ओरिजिनल वेबसाइट होगी वो कभी भी लिस्टिंग अगर आप गूगल की देखेंगे तो उसमें टॉप पे आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ओरिजिनल वेबसाइट जो है उसका यूआरएल पे ध्यान दें। जैसे मिंत्रा लिखा है तो मिंत्रा की स्पेलिंग MYNTRA होती है, तो वहाँ पे देखें MYNTRA.com ही है, वहाँ पे MYN -TRA ना हो। या फिर एक और चीज़ है आजकल कि MYNTRA ही होगा, बट ए के ऊपर छोटी सी बिंदी होगी, क्योंकि वो इंडियन लैंग्वेज का ए नहीं होगा, वो किसी दूसरी लैंग्वेज का ए होगा, तो लगेगा वो ए ही, बट ए के ऊपर छोटी सी बिंदी होगी। तो देखिए, अगर आपको नकली वेबसाइट का ध्यान देना है ना, उसकी यूआरएल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं पेटीएम का हमारे पास आता है paytm.com, बट एम की लंबी सी पूंछ निकली होती है। नॉर्मल किसी भी अगर आप लेटर को, अल्फ़ाबेट को देखेंगे, उसमें एम की पूंछ नहीं होती है, उसमें एम की पूंछ होगी, तो वो ओरिजिनल एम नहीं है, वो फेक एम है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे उसके अल्फाजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा ये ओरिजिनल है या नकली है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो है जिसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रन करती है। तो हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम साइबर सक्षम, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट युगल पाठक। तो हमारी बातचीत का जो आज का टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, और इसमें हमने बात की मैट्रिमोनी साइट्स के बारे में, पासपोर्ट एंड कस्टम फ्रॉड्स के बारे में, और इसके अलावा लॉटरी के बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लोनिंग के बारे में कि युगल पाठक जी, जो आपने बताया था कि लोनिंग के ज़रिए भी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो ये कैसे होता है और इससे कैसे जो हमारे दोस्त अभी इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, ये दो तरीक़ों से होता है। पहला तरीका होता है कि कोई लोनिंग ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे दिख रहा है, जैसे आजकल कई ऐप आ गए हैं जो आपको आसान किस्तों में लोन देने की बात करते हैं। और अगर आप उनसे लोन लेने की कोशिश करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, आपको कुछ नहीं देना है, आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मैं कई आपको अगर लोन ऐप के नाम बताऊं तो यहाँ पे जैसे FI मनी है, यहाँ पे स्मॉल क्रेडिट है, यहाँ पे कैश बीन है, कैशी है, ऐसे कई ऐप्स हैं जिनकी आरबीआई ने एक लिस्ट जारी की थी, जो फ्रॉड ऐप्स हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम अगर बताता भी चलूँगा अभी थोड़ी देर में, तो ये लोन ऐप्स क्या करते हैं, आपको बहुत सस्ती ब्याज दरों पे आपको लोन दे देंगे। आपको लगेगा मुझे आसानी से लोन मिल गया है, और उस लोन के लिए कुछ नहीं होगा, वो आपसे सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स से आपको 1-1.5 हज़ार रुपये सिर्फ देने पड़ेंगे, और आप उसमें 7-8 हज़ार का लोन दे सकते हैं। वो आपको पैसा भी पूरा अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, वो आपको सिर्फ आधा ही पैसा उसमें क्रेडिट करेंगे, और उस आधे पैसे के बाद 10-15 दिन बाद आपको परेशान करने लग जाएंगे कि इसमें जितना भी पैसा है उसको वापस करो। अब आप अगर उस पैसे को वापस करने के लिए उनसे बोलते हैं कि 4 हज़ार रुपये लिया था, मैं 4 हज़ार रुपये लौटा दूं, तो सही है, आप 4 हज़ार रुपये लौटा देंगे। मगर उनको सिर्फ 4 हज़ार ही नहीं चाहिए होते हैं,
वो आपसे 4,000 के ज़रिए 6,000, 11,000, 15,000 ज़्यादा पैसा माँगेंगे, जो कि ओरिजिनल पैसे से कहीं ज़्यादा है। और इस वजह से कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट ये है कि वो आपकी फ़ोन का सारा डेटा, जब आप फ़ोन में उनको परमिशन देते हैं ऐप इंस्टॉल करने की, ले लेते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी फ़ोटोज़, जिसकी वजह से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको मैसेजेस जाएंगे गंदे गंदे, गालियों वाले, कि आदमी चोर है, ये पैसा नहीं लौटा रहा है। वो बहुत गंदी गंदी माँ बहन की आपको गालियाँ देंगे। प्लस वो आपकी नंगी फ़ोटोज़ लड़कियों के साथ बना करके आपके परिवार वालों को भेजेंगे, आपके रिश्तेदारों को भेजेंगे, ताकि ये पर्सन साइकोलॉजिकली हैरेस होकर के उनको पैसा दे। और फिर वो करते हैं अपनी असली डिमांड, कि अगर आपको ये लोन पूरा ख़त्म करना है तो आप 10,000 15,000 रुपये एक्स्ट्रा हमें भरिए। और अगर आप इस चीज़ से मना करेंगे तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस में आपकी शिकायत कर देंगे, अभी आपके ऊपर पुलिस का मुकदमा होगा, 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको एक पुलिस वाला अरेस्ट करने आ जाएगा। लोग डर के मारे इसका शिकार हो जाते हैं और तुरंत पैसा दे देते हैं। दूसरा लोनिंग ऐप ये है कि आपके आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स से आपके बिना आज्ञा के धनी पे या फिर ज़ीरोधा पे या फिर पेपाल, पेटीएम, कहीं से भी लोन ले लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। और बाद में जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं उस लोन को लेने के लिए, तब आपको पता चलता है कि आपके नाम से तो लोन लिया नहीं गया। हाल ही में अभी एक लड़का था जिसके नाम पे 11.25 लाख का लोन लिया गया है, और उसके घर पे जब धनी पे का रिकवरी एजेंट आया तब उसको पता चला। धनी पे के फिर रिकवरी एजेंट ने उसको ये भी बताया कि पैसा जो था वो क्रेडिट हुआ एक कोटक बैंक के अकाउंट में, जो उसके ही नाम से मुंबई ब्रांच में खोला गया था। और उस मुंबई ब्रांच के कोटक अकाउंट में लाखों के फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था। 2 दिन बाद तुरंत उस लड़के को पुलिस का फोन आता है महाराष्ट्र से कि आपका नाम एक एफआईआर में इंक्लूडेड है जिसमें आपने किसी के साथ इतने का फ्रॉड किया है। उस लड़के ने फ्रॉड किया ही नहीं था, मगर उसके अकाउंट में पैसा गया था, तो पुलिस को इसका अकाउंट मिला और पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम इंक्लूड कर दिया। अब वो लड़का उत्तराखंड पुलिस से लेकर के महाराष्ट्र पुलिस तक के रोज चक्कर काट रहा है, ये साबित करने के लिए उसने ये फ्रॉड किया ही नहीं है, जबकि उसको इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। ना उसने अपना आधार, ना उसने अपना पैन का पिन कुछ भी शेयर नहीं किया, सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स वहां से शेयर हुए। इसके लिए सबसे बड़ी आपको एक सीख देना चाहूंगा, कभी भी आप कहीं आधार, पैन या कुछ भी देते हैं तो उस पे साइन करने के साथ साथ नीचे से लिख के दें, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली बाय एसबीआई, या सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूज के लिए, प्रयोग के लिए प्रमाणित। और लिखें भी ऐसे कि आपका आधार का जो टुकड़ा है उसके ऊपर वो आधा लिखा हुआ है, ताकि वो आधार सिर्फ उसी यूज के लिए रहे, वो खराब हो जाए और अगली बार उसका कहीं मिसयूज न किया जा सके। तो कभी भी आधार, अगर पैन कार्ड कहीं भी देते हैं, उसमें जरूर साइन के ऊपर लिखें कि सिर्फ इस यूज के लिए और इस स्थिति तक ये मान्य रहेगा, इसके बाद ये मान्य ना रहे, जिससे आपके उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी डिसाइड हो जाएगी और कल को कोई इसका केवाईसी में मिसयूज करता है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जी। तो काफ़ी हद तक आपने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि जब भी हम कभी अपना आधार या पैन कार्ड या उसकी ज़ेरॉक्स भी हम अगर कहीं देते हैं तो उसको किस तरह से हम सेफली दे सकते हैं जिससे कि उसका मिसयूज़ ना हो सके। अब हम बात करते हैं अगर साइबर बुलिंग की, तो साइबर बुलिंग क्या है और किस तरह से इनडायरेक्ट फॉर्मेट जो इसका होता है उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, साइबर बुलिंग देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मानसिक रूप से हैरेस किया जाएगा किसी के द्वारा उनकी बातों को मानने के लिए। सबसे ज़्यादा ये कैसे होती है मैं बताता हूँ। साइबर बुलिंग और साइबर डिफेमेशन, एक्सटॉर्शन, ये सब एक ही होता है। इसमें कुछ नहीं होगा, या तो आपकी कोई निजी तस्वीरों को लेकर के उनको नग्न बना के उनको एडिट करके कोई इंसान पोस्ट कर सकता है, और पोस्ट करके फिर आपसे वो पैसा मांगेगा कि अगर तुम्हें इन्हें डिलीट करवाना है तो मुझे इतना पैसा दो, ये करो वो करो। कई केस में लोग वीडियो कॉल करवाते हैं, कई लोग पैसे की डिमांड करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, कोई खूबसूरत सी लड़की आपको फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजती है, वो आपसे दोस्ती करती है, कुछ दिनों में आपसे उसकी बहुत गहरी बातें होने लग जाती हैं, फिर वो बातें रातों रातों तक चलती हैं, और फिर रातों को ही अचानक से आपको आता है एक वीडियो कॉल जिसमें वो लड़की पूरे बिना कपड़ों के होती है। उसको देख करके आप भी खुद पे काबू नहीं कर पाएंगे और आप उसके साथ कुछ ऐसे काम कर बैठेंगे जिसकी वो पूरी रिकॉर्डिंग बना लेगी, और बाद में आपको कॉल आएगा कि मैं यूट्यूब से, मैं सीबीआई से या पुलिस से कोई इंसान बोल रहा हूँ और हमें पता चला है आपने इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया है, तुरंत इस बैंक खाते में इतना पैसा जमा करवाइए अगर आप चाहते हैं वीडियो आगे ना जाए। वो पुलिस वाले नहीं होते हैं, उसमें व्हाट्सएप में इमेज भी पुलिस वाले की लगी होगी, यूट्यूब में लोगो भी यूट्यूब का लगा होगा, लेकिन आप अगर अपने विवेक से सोचेंगे तो पुलिस वाले या यूट्यूब वालों को इतना समय नहीं होता है कि वो आपको कॉल करके बताएं कि वो आपको अरेस्ट करने आने वाले हैं। अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना होगा वो तुरंत
आपके पास आकर के आपको अरेस्ट करेंगे। अगला इसमें एक चीज़ है, लोगों पे आजकल बिजली कनेक्शन कटने का बहुत दबाव बनाया जा रहा है। आजकल लोग के पास मैसेज आ रहा है कि आपका बिजली का कनेक्शन इतनी तारीख को कट जाएगा क्योंकि आपने पिछले महीने का बिल नहीं भरा है। बिल भरने के लिए तुरंत इस लिंक को क्लिक करें और बिल भरें। उस पर ओरिजिनल यूपीसीएल की जैसी ही वेबसाइट खुलेगी और वेबसाइट खुलने के बाद वहां पे आप पेमेंट करेंगे तो एक्चुअली आपका बिल पे नहीं होगा, फ्रॉडों के पास वो पैसा चले जाएगा। तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मुझे भी आया था, मुझे भी 3-4 बार आया था कि आपके घर का बिजली कनेक्शन कट जाएगा। मेरे पिताजी तो परेशान भी हो गए थे कि उनको बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया। तब मैंने उनको बताया कि ये फ्रॉड था। तो आजकल ऐसे कई फ्रॉड आ रहे हैं, इनसे भी आप बच के सावधान रहें। तो हमने बात की साइबर बुलिंग की, और अब बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, और इससे अपना बचाव कैसे किया जाना है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक नई तरह की मुद्रा है जो हमारी डिजिटल करेंसी है। आमतौर पे आपने नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड या फिर आईएमपीएस, एंड आरटीजीएस या फिर नेफ्ट के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी इससे बहुत अलग है। क्रिप्टो करेंसी ना ही पेटीएम, ना ही फोन पे, ना ही गूगल पे की तरह है और ना ही इसका इनसे कोई संबंध रहता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब यह है कि आपने जितना भी पैसा लिया है उसको आप किसी डिजिटल मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कॉइन्स या डिजिटल टोकन्स, उसमें परिवर्तित कर रहे हैं। और परिवर्तित करने के बाद उसको आप डिजिटली ही खर्च कर पाएंगे, उसको आप कैश में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए के 10 बिटकॉइन खरीदे। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक बिटकॉइन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 100 रुपये में 10 बिटकॉइन खरीदे। अब आपने बिटकॉइन जब खरीदे तब उसकी कीमत थी 10 रुपये, ठीक है। आगे जब उसकी कीमत बढ़ बढ़ के 60 रुपये हो गई। अब आपने उस बिटकॉइन को किसी छोटी मुद्रा जिसकी कीमत कम है उसमें बेच दिया और आपके पास अब बिटकॉइन से, मान लीजिए एलईजीडी कोई कॉइन है, वो आ गया। अब आपके पास 350 एलईजीडी कॉइन हो गए सिर्फ 10 बिटकॉइन से। अब वो एलईजीडी की कीमत बढ़ के जब 500 हो जाती है, आप उसको उठा करके फिर किसी छोटी मुद्रा में बेच देते हैं। तो इस तरह से वो मुद्रा आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है, और इसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। अब क्रिप्टो में सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए अनिल जी, जैसे मैंने आपको पेमेंट किया, मैं एक छोर पे बैठा हूं, आप दूसरे किनारे पे बैठे हैं। ए से पेमेंट जब बी को जा रहा है, आपको नहीं पता है मैं कहाँ हूं, मुझे नहीं पता है आप कहाँ हो। बीच का हमारे जो पेमेंट का रास्ता होगा वो एनोनिमस है, मतलब उस रास्ते को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी जगह को जाने के 1000 रास्ते हैं, आप किसी भी रैंडम रास्ते को चुन करके वो पेमेंट मेरे पास भेज देते हैं और अगली बार वो रास्ता नहीं चुना जाएगा, अगली बार हो सकता है कोई और रास्ता चुना जाए। तो इस केस में अगर पेमेंट किसी से किसी को आती है, आपके पास सिर्फ जो लास्ट स्टॉप है उस रास्ते का वो होगा, मेरे पास सिर्फ लास्ट स्टॉप है जो रास्ते का वो होगा। बीच में हजारों सड़कें निकलनी, हमें नहीं पता कौन सी सड़क से वो पैसा हमारे पास आया है, तो हम उसके रास्ते को कभी ट्रेस नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्रिप्टो करेंसी में कभी किसी को पैसा भेज दिया, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फ्रॉडों के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उन्होंने आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद वो पैसे को वापस करना। और उसकी वापसी भी इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि पैसे को ट्रांसफर करते समय ए पार्टी बी पार्टी दोनों की सहमति ली जाती है, दोनों की सहमति के बाद ही पैसा ट्रांसफर होगा। तो कल को आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा गलती से ट्रांसफर हो गया है। और तीसरी चीज, हर पैसे का एक डिजिटल प्रूफ होता है, तो वहां पे ये भी मना कर पाना मुश्किल है कि मैंने पेमेंट नहीं किया था, किसी ने मेरे अकाउंट से फ्रॉडली किया, क्योंकि वहां पे एक क्रिप्टो आईडी लगती है जो आप ही की होगी और पासवर्ड और वेरिफिकेशन वहां पे आप ही के पास आएगा। ये आपका क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है। अब कई बार क्या होता है, हमारे युवाओं को टेलीग्राम ग्रुपों में आजकल मैसेज आते हैं, और टेलीग्राम ग्रुपों में मैसेज में वो ये बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 बिटकॉइन है, हम उन 100 बिटकॉइंस को 10,000 बना देंगे, सिर्फ आप हमें इतना रुपया दीजिए। आपने वो 100 बिटकॉइन उनको दे दिए, वो 100 बिटकॉइन उन्हें खा लिए, पचा लिए, वो आपको वापस भी नहीं करेंगे, अगले दिन आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका पूरा पैसा गायब हो गया। अब वो पैसा कहाँ गया उसको ट्रेस करना भी बहुत इम्पॉसिबल होता है, और उसको वापस ला पाना भी बहुत मुश्किल होता है अगर वो डायरेक्टली किसी के वॉलेट में ट्रांसफर हो गया है। तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है। इसीलिए भारत सरकार ने आज तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी भारतीय संविधान के हिसाब से वैध नहीं है, उसको यूज करना इलीगल भी नहीं है, पर उसको लीगलाइज भी नहीं किया गया है।
हाँ, जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, अब गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स उसमें लगाएगी, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध है। क्रिप्टो करेंसी से आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उस पे केस करने के लिए भारतीय संविधान में कोई एक्ट भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आज तक भारतीय सरकार द्वारा मान्यता दी ही नहीं गई है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कभी भी ट्रेडिंग करनी हो, आप स्टॉक ट्रेडिंग करें, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, आप किसी और तरीके से ट्रेडिंग करें, बट क्रिप्टो ट्रेडिंग ना करें। ये एक बहुत घातक चीज़ है। युगल जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, या हमारे दोस्तों के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक हमारे किसी परिचित के पास एक कॉल आता है कि मुझे आपका नंबर किसी उसके जानने वाले व्यक्ति ने दिया, और ये उसने उसके पैसे रिटर्न करने थे। तो वो पैसे उसने कहा था कि आप मेरे इस परिचित के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मैं आपको गिफ्ट वाउचर के ज़रिए ये पैसे आपको भेज रहा हूँ। आप अपना जो गूगल पे है उसका नंबर आप मुझे बता दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ गया। ये भी एक तरह का फ्रॉड है। इसमें दो तरह के फ्रॉड होते हैं। पहला तो आपको अचानक से कॉल आएगा कि हेलो, मैं आपके भाई का दोस्त बोल रहा हूँ, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है, तुरंत उसको इलाज की ज़रूरत है, कृपया पैसे भेज दें। आप तुरंत अन फंड में पैसे डाल देते हैं। दूसरे तरह का फ्रॉड ये, आपको फ़ोन आएगा कि आपके इतने रुपए किसी ने उधार लिए थे, किसी आपके मरे हुए परिजन ने या किसी ने, और मुझे आपको ये पैसे लौटाने हैं। आप एक काम करिए, अपनी गूगल पे आईडी मुझे भेजिए, और गूगल पे आईडी भेजने के बाद आप मैं आपको 1 रुपया भेज करके देखता हूँ, आ गया तो बता दीजिएगा कि आपका ये अकाउंट है। 1 रुपया आपको भेज के देखेगा और कुछ देर बाद आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब। और तीसरे तरह का है, जैसे आपने बताया गिफ्ट वाउचर का, आजकल गिफ्ट वाउचर का भी ट्रेंड चल रहा है कि आपको गिफ्ट वाउचर दे दूंगा, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। वो गिफ्ट वाउचर फर्जी होता है, उसका कोड भी फर्जी होता है, वो कहीं भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है जो इसमें आजकल होता है। तो युगल जी, आपने हमसे और हमारे दोस्तों से इतनी सारी बातें साझा की, इतनी सारी जानकारियां साझा की, और किस तरह से वो फाइनेंशियल फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड हो या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड हो, इन दोनों ही के बारे में हमने बात की। और इस विषय को लेकर के हम 2 एपिसोड बना चुके हैं, और काफ़ी सारी बातें हमने इन 2 एपिसोड्स में कवर की। तो इसके अलावा अगर कोई बात आपके दिमाग में अभी रह जाती है साझा करने के लिए, तो आपका स्वागत है। देखिए, मैं हर बार की तरह वही कहूँगा, अपने पिन, अपने पासवर्ड, अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को ना बताएं। हाल ही में ऐसे भी केस देखे गए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी फ्रॉड किए हैं। हमें एक केस मिला था, इसमें 9वीं के एक बच्चे ने करीब 1.5 लाख का क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किसी के साथ किया था, और जिसके लिए उस पर जुवेनाइल जस्टिस में केस हुआ था। और एक बार ऐसा भी केस आया था जिसमें एक 11 साल की लड़की ने अपने पिता के 1,67,000 रुपये उड़वा दिए थे, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। तो ऐसे कई मुद्दे आते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अपने बच्चों पे भरोसा ना करें, ऐसी बात नहीं है, उन पे भरोसा करें, पर अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स उनके हाथ में ना दें। अपने अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें, और खासकर अपने अकाउंट्स पे रेगुलर नज़र रखें। अपने दोस्तों, अपनी पत्नी, अपने परिवार वाले किसी को भी अपना अकाउंट दें तो सोच समझ के दें, क्योंकि आप नहीं जानते कब वो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, और इससे आपको भी फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। अंत में यही कहूँगा, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नंबर डायल करें, या फिर cybercrime.gov.in पर तुरंत कंप्लेंट करें, या फिर आप उत्तराखंड पुलिस के किसी भी साइबर थाने या किसी भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जा कर के तुरंत कंप्लेंट भी लिखवा सकते हैं। और आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, जो कि 1930 है, उस पर भी तुरंत कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उत्तराखंड पुलिस के पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह साइबर दोस्त को फॉलो करें। और आप मेरा भी ब्लॉग साइबर यूवी, जो कि आपको नई नई इस तरह की जानकारियों के बारे में बताता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो युगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे दोस्तों से ये सारी बातें साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज का साइबर सक्षम का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सावधान रहें, सतर्क रहें।